तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 376 में आपका स्वागत। तो इसी के साथ चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वार्निंग का आखिरी सवाल होता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास इतनी पावर्स है तो तुमने सेलेस्टाइल क्लैंस को इतने समय तक एग्जिस्ट कैसे रखने दिया। अब काउंटलेस ईयर्स तक किसी ने भी ये सवाल गूडाओ से नहीं पूछा होता है। इसके बाद गूडाओ उसे कॉम्प्लिकेटेड वॉइस में बताता है कि जो मुझे ब्लेसिंग मिली थी एंशिएंट एंसेस्टर्स की वो तुम्हारे जैसी नहीं थी। वाल्नी उसकी तरफ देखने लगता है, वो सोचने लगता है कि ये सब वो ऐसे ही कहा, लेकिन गूडा फिर से कहता है इनफ वार्नी, यहाँ पे अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम जा सकते हो, वरना यहाँ पे तुमको मैं जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे पास कोई भी तीसरी चॉइस नहीं। वो भी अपने पावर्स को रिलीज करते हैं। इसको देखकर वार्नी की भी आंखें चमक उठती है और उसको फाइट के लिए लड़का और वो जाना ऐसा हो नहीं सकता। वो कहा था चलो अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो आओ मुझसे टकरा जा। मे बी के फिलहाल वो इमॉर्टल एस्ट्रॉयड कॉन्टिनेंट के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे के साथ बैटल करने वाला है, जहाँ पे ये डिसाइड होगा कि नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा होगा वो कौन सा होने वाला है। जिसके साथ वन अपने सेलेस्ट और एंशिएंट पावर्स को फ्यूज करने लगता है। उसने अपनी दोनों कंप्लीट ट्रू बॉडीज को भी मर्ज कर लिया होता है और अभी वो हाफ स्टेप ट्रैम्पलिंग स्टेज में आ चुका है। अब देखो आप जब तक ये वीडियो देखो तब तक साथ में कल्टीवेशन लेवल्स की वीडियो अपने सेकंड चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, आप उसको देख सकते हो। और अगर आपको शुरुआत के स्टेजेस को नहीं देखना तो आप फाइनली स्किप करके मेन के लास्ट के स्टेज को देख लेना, जहाँ पे मैंने अच्छे से पावर्स लेवल्स के बारे में समझा रखा है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे अपनी वो कल्टीवेशन लेवल्स को अचीव कर चुके हैं तो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वन अपने अवतार को भी ले आता है क्योंकि वो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रैंड एम्पीरियन से फाइट करने वाला होता है। जिसके साथ गूडा भी अपने थंडर्स पावर्स को यूज करने लगता है। फॉग में ही होता है और अभी तक यहाँ पे किसी बंदे ने भी उसके चेहरे को नहीं देख रखा होता है, यहाँ तक कि वार्नी भी अभी तक नहीं देखा होता है। इसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जो कि असल में एक फिंगर टाइप अटैक होती है और वो सीधे जाके वार्नी पे अटैक करती है जो कि उसके सर की तरफ जाने लगती है, लेकिन वार्नी उसको बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है। वार्नी को एहसास होता है कि इसकी पावर्स तो सच में काफी ज्यादा है क्योंकि ये वन फिंगर से काफी ज्यादा थे कि वो आके स्काई टक को कोलैप्स कर दे। यहाँ पे वार्नी भी जानता था कि सामने वाले बंदे की कल्टीवेशन काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। जिस हिसाब से वार्नी इस लेवल्स पे आ चुका है वो अभी भी उसके लेवल्स के पावर्स के बारे में पता नहीं लगा पा रहा होता है, जिसके साथ वार्नी अपनी पावर्स को यूज करके उस पर अटैक करता है। मैं बताया जाता है उस फिंगर अटैक के बारे में कि गूडाओ ने जिस फिंगर अटैक से वार्नी पर अटैक किया होता है उसमें इतनी पावर होती है कि वो किसी भी एक नॉर्मल ग्रैंड एम्पीरियन को मारने में सक्षम है। मतलब यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे गूडाओ किसी भी नॉर्मल ग्रैंड एम्पीरियर को मार सकता है अपने सिर्फ एक ही अटैक से, जिसके साथ वो अपने फिर से पावर्स को यूज करके उस पर अटैक कर देता है, वो भी सीरियस हो जाता है। जिसके साथ ऐसे ही सारी चीज़ें होने लगती हैं। वार्नी उस पर अटैक कर देता है और काउंटलेस पावरफुल उसके अटैक जाने लगते हैं। दोनों में टकरार होती है और समझ सकते हो कि जब दो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे सबसे कॉन्टिनेंट के पावरफुल फाइट करेंगे तो क्या ही होगा। वहाँ पे चारों तरफ धमाके होने लगते हैं, बहुत ही बड़ा एक्सट्रीम हीट जनरेट होने लगती है, जिसके साथ ऐसे ही कंटिन्यू होने लगती है। वार्नी अपने 5 एक्सट्रीम डॉज का भी यूज करने लगता है, अपनी सारी पावर्स को लगा के उस पर अटैक कर देता है, लेकिन गूडाओ भी उसकी पावर्स को देखकर उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने कितने हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिज को पास कर रखा है, क्योंकि वार्नी के जो अटैक्स होते हैं वो सिंपल नहीं होते हैं, वो गूडाओ को भी डैमेज दे रहे होते हैं। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वार्नी उसका जवाब नहीं देता, फिर से उस पर अटैक कर देता है, उस पर मारने लगता है। जहाँ पे ऐसे ही कंटिन्यू चलने लगते हैं, चाहो तब धमाके ही धमाके होने लगते हैं। 8 एक्सट्रीम डॉ उस पर जाकर टकराती है, दोनों में पंचेज होने लगता है। क्या सकते हो पूरे के पूरे चैप्टर्स में अभी फाइट को दिखाया गया होता है, जहाँ पे फिर से बीस्ट से फाइट होती है, उसी के साथ और भी चीजें होने लगती हैं। वांगलिन अपने 8 एक्सट्रीम डाउ का यूज कर रहा होता है, जिसमें मेटल, वुड, वाटर, फायर एंड अर्थ सभी चीजें मौजूद होती हैं। इसी के साथ वहां पे 9 हेडेड फॉग बीस्ट वांगलिन की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जो कि वांगलिन के 8 एक्सट्रीम डाउ स्पेल से आके टकराती है। और शॉर्टली दिखाया जाता है कि वहां पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद गूडा फिर से अपने स्पेल का यूज करके 9 हेडेड बीस्ट
को फिर से निकालता है जो कि इनफ पावर थी एसेंडेंट एम्पायर को मारने की, और वहां से फॉग के अंदर से कई सारे बॉल्स निकलने लगते हैं। कह सकते हो तो सैकड़ों की तादाद में होते हैं। हर एक बॉल्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो एसेंडेंट एम्पायर्स को मार सकती हैं। मतलब एक साथ चाहे गुडाओ तो यहाँ पे लाशें बिछा सकता है, जिसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, जिसके साथ दिखाया जाता है वार्लिन को जो कि अपने रैपिड स्पेल आर्ट को अपने एक्सट्रीम डॉ के साथ मर्ज करके अटैक करता है। फिर में फाइट होने लगती है जहाँ पे गुडाओ भारी पड़ता है और वार्लिन बहुत दूर जाकर पीछे नॉक होकर गिरता है। वार्लिन अभी भी नहीं उठता। वहाँ पे वो फिर से आगे बढ़ता है और फिर से अपनी सारी का पावर्स को कंबाइन करके इस पर अटैक कर देता है। अब देखो यहाँ पे बहुत ही भयंकर लड़ाई हो रही है। पूरी के पूरे चैप्टर्स में ही लड़ाई के बारे में बताई गई है। जिसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाना समझ लो अच्छी बात नहीं है, उसको मैं डिटेल में नहीं बता पाऊँ क्योंकि फाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही होती है। जिसके साथ दिखाया जाता है गुडाओ को जो कि अपने मेन पावर्स का यूज़ करना शुरू कर देता है, जहाँ पे उसके पास 2 अल्टीमेट मूव्स होते हैं जिसको कि अभी वो यूज करने वाला होता है, और वो अपनी ऑरा को भी रिलीज करने लगता है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहां पे अटैक से जितने भी एंशिएंट क्लैन जुआन लुओ सोंगटियान जितने भी बंदे होते हैं उन सबको महसूस हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कहीं ना कहीं तो फाइट चल ही रही है। और जितने भी ग्रैंड एम्परर्स होते हैं वो सभी उस तरफ निकल पड़ते हैं। टोटल में अभी 7 ग्रैंड एम्परर्स होते हैं जो कि अपने एंशिएंट क्लैन से बाहर निकलते हैं और इसी तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पे अभी वांगलिन और गुडाओ लड़ रहे होते हैं। लेकिन उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अगर वो अपने फुल स्पीड से भी जाए तो उन्हें उस जगह पहुंचने में आधे महीने का टाइम लग जाए और तब तक तो वार्लिन और गुडाओ तो निकल चुके होंगे। वहां पे दिखाया जाता है कि उनमें उसी वास्ट बेसिन के अंदर फाइट चल रही होती है। वार्लिन के मुंह से भी खून निकल रही होती है और गुडाओ के मुंह से खून की झलक निकलने लगती है, जहाँ पे वार्लिन उसके पंच से थाउजेंड्स ऑफ फीट्स पीछे जाकर कोलैप्स होकर गिर जाता है। लेकिन गुडाओ भी चीख चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसके भी पसीने छूट चुके होते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है गुडाओ को जो कि अपने आप को फिर से खड़ा करता है और वो कहता है कि मेरे अनुसार तुम यहाँ पे अपने इंजरी को छिपा कर रखे हुए हो और तुम अभी भी अपने फुल पावर्स का यूज नहीं कर रहे हो। चलो दिखाओ आखिरकार तुम्हें क्या दम है। और अभी यहाँ पे मैं तुम्हें अपनी असली पावर को दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे तुम फर्स्ट पर्सन होने वाले हो जो कि यहाँ पे काउंटलेस ईयर्स में मेरे चेहरे को देख पाओगे। मतलब यहाँ पे गुडाओ अपने आप के चेहरे को वार्लिन की तरफ दिखाने वाला था। मतलब आज तक किसी ने भी उसके चेहरे को नहीं देखा होता है, लेकिन वो वार्लिन के सामने अपने फेस रिवील करने को तैयार हो जाता है क्योंकि वार्लिन ने अपने पावर को साबित कर दिया होता है। वो दिखा देता है कि मैं तुमसे जहाँ पावरफुल है मैं तुम्हें इंजर्ड कर सकता हूँ। इसके साथ वो उसी फॉग से बाहर निकलता है। वार्लिन उसको देखकर पूरी तरह से हैरान भी नहीं होता, सरप्राइज नहीं होता और कहता है कि ये तो सच में तुम हम। गुडाओ शांत रहता है जहाँ पे वार्लिन उसकी तरफ देखकर कहता है कि क्या मैं तुम्हें बुलाऊं गुडाओ या फिर एंशिएंट एंसेस्टर। मतलब एंशिएंट एंसेस्टर के बारे में आप जानते हो, यहाँ की जो प्रतिमा बनी हुई थी मूर्ति वो एंशिएंट एंसेस्टर की ही बनी हुई होती है। और मैं बताया जाता है गुडाओ के बारे में कि गुडाओ सेम टू सेम एंशिएंट एंसेस्टर के स्टैचू की तरह ही सेम टू सेम लग रहा था। वार्लिन उसकी तरफ देखकर कहता है कि एक्यूरेट से किया जाए कि तुम्हारा जो अपीयरेंस है वो उसी की तरह बदल चुका है और तुमने ही अपनी अपीयरेंस के अनुसार उन सारे स्टैचूज को बनाया था। तो गुडाओ कहता है कि मैं ही गुडाओ हूँ और मैं ही एंशिएंट एंसेस्टर भी हूँ। जिसके बाद वो आगे कहता है कि मुझे एंशिएंट एंसेस्टर की मेमोरी को हासिल हुआ था जहाँ पे मुझे सौंपा गया था कि मैं एंशिएंट क्लैन और इंपीरियल फैमिली को गार्ड कर सकूं। इसके कान में भी मेमोरी के कान में जो अपीयरेंस थी वो भी एंशिएंट एंसेस्टर की तरह बदलने लगी थी। जिसके साथ ही मैं वहाँ पे ऐसे ही बंद के रहा। जिसके बाद वार्लिन उससे कहता है कि तभी तो मैं सोचूं कि तुम यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हो। रूमर्स तो ये भी है कि तुम आराम से किसी भी ग्रैंड एम्प्रेस को मार सकते हो, लेकिन ये मिस इन्फॉर्मेशन है क्योंकि यहाँ पे वो तुम्हारे पे अटैक करने आए थे तभी तुम उसे मार पाए थे। यहाँ पे वो सारी चीजें समझ गया होता है। वो कंफ्यूज तो था क्योंकि गुडाओ का कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा अजीब होता है। इसके बाद वो गुडाओ से फिर से कहता है कि तुम्हें एंशिएंट एंसेस्टर की मेमोरी और विल पावर मिली जिसके कारण तुम्हें कुछ रेस्ट्रिक्शन में भी बांध कर रखा जाने लगा। तो गुडाओ भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, जब मैं यहाँ पे बदला गया तो मुझे भी महसूस हुआ कि मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है और मैं एंशिएंट क्लैन से
ज़्यादा दूर नहीं जा सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी सारी पावर्स खत्म हो जाएंगी। तो वांगली उससे फिर से उससे पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे रोकना क्यों चाहते हो। तो गूढ़ा उसकी तरफ देखता है और वहाँ पे सवाल देने की जगह वहाँ पे वो खुद से कहता है कि मैंने जब एंशिएंट एंसेस्टर की मेमोरी को ऑब्टेन किया तो यहाँ पे मुझे पता चला, मुझे काउंटलेस ईयर्स से ऐसा कुछ लगा जिसे कि मैं समझ नहीं सकता था, और जिसे मैं समझ नहीं सकता उस पर विश्वास करना भी मुश्किल था, लेकिन मुझे वो सच लगा था। जिसके बाद वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता और वांगली से कहता कि चलो बैटल करते हैं। अगर यहाँ पे तुम मेरे खिलाफ जीत गए तो मेरे पास पावर्स नहीं होगी कि मैं तुम्हें रोक पाऊंगा। अगर यहाँ पे तुम मेरे से नहीं जीत पाए तो तुम्हें 300 साल तक यहाँ पे रुकना होगा। मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ और अभी के अनुसार मैं अपने दोस्त सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल को यूज करने वाला हूँ। अगर तुमने उसको रोक दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। और वो अपने फेथ स्पेल्स को भी यूज करना शुरू करता, अपने लाइफ फोर्स का यूज करके उस स्पेल एंशिएंट वर्ल्ड को बनाने लगता है। गूढ़ा उससे कहता है कि ये मेरी पहली स्पेल है जिसे कि मैंने आज तक कभी भी यूज नहीं किया इनहेरिटेंस को लेने के बाद, और तुम्हारा भी ये पहला टाइम है कि तुम मेरे इस स्पेल को देखने वाले हो। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो अपने पावर्स को गैदर करने लगता है और वो कहता है कि मैंने फिफ्थ ब्रिज को पास तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं इस पावर के हिसाब से उसको जरूर पास कर पाऊंगा और इसको पास करने के बाद मैं पावरफुल हो जाऊंगा। लेकिन इस चीज को मैं स्टेप ऑफ द टेम्पल द हेवंस कहना चाहूंगा। जिसके बाद वो अपने पावर्स को यूज करता है, उसको बड़ा बनाने लगता है और कहता है कि अगर तुमने इसको रेसिस्ट कर दिया तो तुम क्वालिफाई हो जाओगे। जिसके बाद वो उस पर अटैक कर देता है और दिखाया जाता है कि उसके अंदर एंडलेस पावर्स मौजूद होती हैं, जो कि चाहे तो पूरे के पूरे सेलेस्टर एंशिएंट क्लैंस को अपने अंदर निगल कर रख सकती है। इसके साथ दिखाया जाता है कि वहां पर जितने भी फोर सेलेस्टर ग्रैंड एम्परर्स की तरफ आ रहे थे वहां पे उन्हें बहुत ही पावरफुल शॉकिंग वेव महसूस हो रही होती है, क्योंकि ये पावर सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है। और वन भी उसकी तरफ देख रहा होता है, कहता है कि ये तो सच में हेवन को पियर्स कर रही है। जिसके साथ वाली भी अपने पावर्स को यूज करने लगता है, अपने हाथों को उठाता है, उसके पास भी एक बहुत ही बड़ा सन अपीयर होने लगता है जिसने कि उसको क्रिएट किया होता है उसी एंसेस्टर के हेड का यूज करके। इसके साथ वो अपने फेथ स्पेल को यूज करने लगता है। फेथ स्पेल के यूज करने की वजह से वहां पे कह सकते हो माहौल ही बदल चुका होता है, उसके अंदर काउंटलेस पावर्स आने लगती है और एक ही स्टेप में दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ता है। जिसके साथ दोनों अपने अपने सबसे ग्रेटेस्ट पावर्स का यूज करने लगते हैं। जिसके साथ ही वो दोनों अपने जितने भी पावर्स होते हैं उनसे उस पर अलग अलग पे अटैक कर देते हैं और ये अटैक काफी ज्यादा ही पावरफुल होती हैं। जिसके साथ दिखाया जाता है दोनों के दोनों अटैक्स टकराते हैं और उस अटैक के कारण कह सकते हैं वहां पे जितनी भी स्पेस होती है सभी चीजें होती हैं सब चीज कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। वांग अपने पैर को उठाकर वहां पे उस पर अटैक करता है, लेकिन क्या ही कर सकते, दोनों की अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वांग को भी उसमें रोकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है, जहां पे ये अटैक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि क्या सकते हो कि वहां पे वांगलिन अपने अटैक्स को पावरफुल बना देता है और जो गूढ़ा का अटैक होता है वो कमजोर पड़ने लगता है और गूढ़ा इसमें हार जाता है। मतलब कि फर्स्ट अटैक को कह सकते हो वांगलिन ने अपने अटैक से रोक लिया होता है, जिसको देखकर वो हैरान हो जाता है। वो भी वांगलिन की पावर्स को देखकर हैरान होता है, क्योंकि वांगलिन ने हेवन ट्रैम्पलिंग रेलम को अचीव कर लिया होता है, जो कि सच में काफी ज्यादा होती है। और वांगलिन वहां पे खड़ा हो जाता है, अपनी आंखों को बंद किया होता है, फाइनली आंखों को खोलता है। गूढ़ा उससे पूछता है कि चलो बताओ आखिरकार तुमने किस ब्रिज लेवल को पास कर रखा है, क्योंकि तुम्हारी पावर्स काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। वन अपने आंखों को क्लोज करते हुए बोलता है कि मैंने 7th ब्रिज तक पास कर रखा है, 8 ब्रिज पर गया था लेकिन मैं फेल हो चुका था। तो ये जानकर गूढ़ा भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ 5th ब्रिज तक ही जा पाया होता है, लेकिन वन तो 7th ब्रिज तक जा चुका होता है, जिसके कारण से ये साफ पता चल जाता है कि वन उससे बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। जिसके बाद गूढ़ा अपनी कॉम्प्लिकेटेड आई से कहता है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पे रुकने पे मजबूर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं गिव अप भी नहीं कर सकता हूँ। मैंने इस स्पेल को बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा लिया है। मैं इसको वन डाउ वर्ल्ड कहता हूँ, जो कि एंशिएंट क्लैंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फेट स्पेल है। चलो देखता हूँ कि आखिरकार तुम इसको रोक पाते हो या फिर नहीं। वो अपने फेट स्पेल्स का यूज करने लगता है, जिसके साथ दिखाया जाता है चारों तरफ धमाके धमाके होने लगते हैं। ये स्पेल पहले वाले स्पेल से
भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, जो कहता है कि तुम ही हेवेंस हो। इसके साथ वो इन सब को करने लगता है। अब वानी को भी थोड़ा सा महसूस होने लगता है कि इसकी पावर्स तो पहले वाले से भी ज़्यादा होती है, और वानी को अपने अच्छे से पता था कि ये हेवन ट्रम्पलिंग्स की पावर कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। वानी ने भी 7th लेयर्स तक को पास कर लिया होता है, जिसके कारण उसकी पावर्स तो कम नहीं होती है। इसके पास वो कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम्हारे इस अटैक में कितनी ज़्यादा ताकत है। जिसके साथ वो भी अपने पावर्स को यूज़ करने लगता है, और वानी अपने लाइफ एंड डेट, कर्मा, ट्रू फॉल्स, हर एक चीज़ की पावर्स को यूज़ कर रहा होता है। अपने पास से काउंटलेस सर्कल्स नेट बना लेता है, जो कि कार्मा का नेट बना हुआ होता है, जिससे कि वो उस अटैक को रोक सकता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने लगती है। यहाँ पे वानी को दिखाया जाता है जो कि अपने उस नेट को फॉर्म करते समय री-इनकार्नेशन की बात करने लगता है कि पहले तो जब मैं कमज़ोर था, मुझे नहीं पता था कि री-इनकार्नेशन होता क्या है। मुझे लगता था कि ये री-इनकार्नेशन आफ्टर लाइफ के बाद पुनर्जन्म को कहा जाता है, लेकिन मैं गलत था, ऐसा होता ही नहीं। मुझे अब समझ में आया कि री-इनकार्नेशन ही हेवेंस कहा जाता है, और मैं अपने इस हेवेंस की पावर्स को यूज़ करने वाला हूँ। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे अपने 3 इथेरियल एसेंस को भी यूज़ कर लेता है, वो अपने इस अटैक को चल देता है। जिसके साथ दिखाया जाता है गुडाओ का उधर से एक फायर बॉल जैसा पावर्स आ रहा होता है। यहाँ पे वानी का अपना नेट टाइप अटैक जा रहा होता है, जिसके साथ ही दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ा जोर का धमाका होता है। इस धमाके से वहाँ पे एक वॉइड ही बन जाती है। तो चलो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार इस बैटल का रिजल्ट क्या निकलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।